नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं क्लास 12 फिजिक्स का दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं। दोस्तों फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न को जरूर से जरूर याद कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों 2022 के एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर याद कीजिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं जितना भी क्वेश्चन डालूंगा इस चैनल पर आपको उससे बाहर नहीं पूछेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है, तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और प्रश्न लिख लीजिए, ठीक है। संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है, तो देखिए दोस्तों मैं इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या कहता है। दोस्तों संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है, तो देखिए आंसर क्या है, संचायक सेल के प्लेटों का आकार बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, संचायक सेल के प्लेटों का आकार बड़ा होता है और उसके बीच की दूरी काफ़ी कम होती है। ठीक है, संचायक सेल के प्लेटों का आकार बड़ा होता है और उसके बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, इसी कारण से संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। ठीक है दोस्तों, कितना इजी है दोस्तों, आप लोग जरूर याद कीजिए दोस्तों, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं जितना भी प्रश्न बताता हूं आप लोग जरूर याद कीजिए दोस्तों। और देखिए कितना सिंपल वे में मैं दोस्तों क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है। संचायक सेल के प्लेटों का आकार बड़ा होता है और उसके बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, इसी कारण से संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम निकाल कर लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए या अभी दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है, 1D ग्राफ जनरेटर का बेल्ट क्यों विद्युत रोधी पदार्थ का बना रहता है। ठीक है, 1D ग्राफ जनरेटर का बेल्ट क्यों विद्युत रोधी पदार्थ का बना रहता है। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों बहुत ही सिंपल है, तो जरूर आप लोग याद कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या कहता है दोस्तों, 1D ग्राफ जनरेटर का बेल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का इसलिए बना होता है। ठीक है, 1D ग्राफ जनरेटर, ठीक है, 1D ग्राफ जनरेटर का बेल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का इसलिए बना होता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्योंकि विद्युत रोधी पदार्थ में आवेश फैलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि विद्युत रोधी पदार्थ में आवेश फैलता नहीं है, इसकी सहायता से आसानी से आवेश को एक दूसरे जगह पर लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जरूर याद कीजिए। देखिए क्या है, 1D ग्राफ जनरेटर का बेल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का इसलिए बना होता है। ठीक है, 1D ग्राफ जनरेटर का बेल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का इसलिए बना होता है क्योंकि विद्युत रोधी पदार्थ में आवेश नहीं होता है। आप लोग जरूर याद कीजिए। देखिए क्योंकि विद्युत रोधी पदार्थ में आवेश फैलता नहीं है, इसकी सहायता से आसानी से आवेश को एक दूसरे जगह पर लाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए और अभी दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप लोग जरूर याद कीजिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों आपको इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, टीवी संकेत प्रेषण। दोस्तों प्रेषण ऐसे होगा, प्रेषण, ठीक है प्रेषण, टीवी संकेत प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए दो बिंदु को लिख लीजिए दोस्तों। टीवी संकेत प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए दो बिंदु को लिखिए। तो देखिए इसका आंसर क्या कहता है दोस्तों, आंसर देखिए, टीवी संकेत प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए दो बिंदु निम्नलिखित है। आपको इसी तरह लिखना है, टीवी संकेत प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए दो बिंदु निम्नलिखित है।
पहला लिखिएगा बिंदु, प्रेषी तथा ग्राही एंटीना की ऊंचाई को बढ़ाकर। बस पहला हो गया दोस्तों, प्रेषी तथा ग्राही एंटीना की ऊंचाई को बढ़ाकर। दूसरा देखिए, रिपीटर प्रेषित केंद्र स्थापित करके। दोस्तों आपको यही दोनों लिख देना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का जरूर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जरूर मिलेगा अब से, ठीक है, पर डे। चलिए, धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, ठीक है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है दोस्तों, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। तो देखिए क्या कहता है दोस्तों, आंसर है दोस्तों, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। क्या है, कितना इजी है दोस्तों। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जिसे कैपिटल ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जिसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न आपका कहता है, समविभवी तल क्या है। दोस्तों समविभवी तल क्या है, तो देखिए इसका आंसर क्या कहता है दोस्तों। समविभवी तल क्या है, आंसर देखिए, किसी आवेश से समान दूरी पर स्थित वह काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभवी तल कहलाता है, ठीक है। इतना ही है दोस्तों, किसी आवेश से समान दूरी पर स्थित वह काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभवी तल कहलाता है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी कलम लेकर आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान एवं वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान दोस्तों, माध्य मान एवं वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें। तो देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माध्य मान को, ठीक है। और दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए, पहले देखते हैं माध्य मान को। अब माध्य मान का ही दूसरा नाम है दोस्तों क्या, औसत मान, ठीक है। आप ध्यान में जरूर रखिए दोस्तों, माध्य मान का दूसरा नाम क्या है, औसत मान। तो चलिए देखिए क्या कहता है, एक आवर्त काल में आयताकार कुंडली द्वारा तैयार विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान कहा जाता है, ठीक है। आप लोग याद जरूर कीजिए दोस्तों, क्या कहता है, देखिए फिर से, एक आवर्त काल में आयताकार कुंडली द्वारा तैयार विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान कहा जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कहता है, अगला कहता है दोस्तों, चलिए पैराग्राफ चेंज करके आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक आवर्त काल में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान शून्य होता है। और दोस्तों आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक आवर्त काल में आपसे पूछेगा, एक आवर्त काल में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होगा, कितना होता है। आपको इस तरह पूछा जाएगा, एक आवर्त काल में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान कितना होता है। तो दोस्तों आप लोग क्या बताइएगा, 0 होता है, ठीक है। कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। आप लोग याद कीजिएगा जरूर। तो देखिए अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है, अगला देखिए, और अब है दोस्तों वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। आप देखिए वर्ग माध्य मूल नाम। तो चलिए देखिए क्या कहता है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, क्या कहता है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है, जिसे IRMS द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इस तरह सूचित किया जाता है IRMS
बराबर, ठीक है। और दोस्तों मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ, IRMS बराबर क्या होता है, देखिए IRMS बराबर होता है दोस्तों I नॉट बट्टे √2, ठीक है। आप लोग इसको भी जरूर याद रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है, IRMS बराबर दोस्तों I नॉट बाय √2। चलिए आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। चलिए कर लीजिए एक बार फिर से। चलिए 7 नंबर देखिए प्रश्न, विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है दोस्तों, इसका SI मात्रक लिखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या है दोस्तों, देख लीजिए। देखिए आंसर इसका क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक कूलम्ब मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, कूलम्ब मीटर। याद रखें दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका SI मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। तो दोस्तों मैं इसका भी फार्मूला लिख देता हूँ। P बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2P, एक मिनट दोस्तों, P बराबर हो जाएगा, क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव में से, ठीक है। तो देखिए Q, ठीक है, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L यानी 2L, और क्या कहता है, कोई एक आवेश यानी Q, तो हो जाएगा P बराबर Q × 2L, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, देख लीजिए। चलिए दोस्तों तो देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है 8 नंबर है, किन्हीं दो कारकों को बताइए जिससे चालक की धारिता प्रभावित होती है। देखिए क्या है इसका आंसर, देख लीजिए। इसका आंसर देखिए क्या कहता है, आंसर है वैसे ये नहीं होगा से, ठीक है। वैसे दो कारक जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है वह निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा चालक का आकार, दूसरा लिखिएगा चालक पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। आपको ये दोनों लिख देना है, बस हो गया, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, अगर पूछेगा तब। चलिए दूसरा अगला प्रश्न देखिए। हाँ 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फ्यूज तार के 2 विशेषताओं को लिखें। यानी फ्यूज तार के 2 विशेषताएं आप लोग बताइए। देखिए क्या कहता है आंसर, देखिए आप लोग, देखिए आंसर क्या कहता है, फ्यूज तार की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आपको इसी तरह लिखना है, ठीक है। पहला लिखिएगा इसका गलनांक कम होता है। क्या होता है, इसका गलनांक कम होता है। और दूसरा लिखिएगा इसका प्रतिरोध कम होता है। इसका गलनांक कम होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का करोड किसका बना होता है। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, भैया बहुत क्वेश्चन है ये। ऑप्टिकल फाइबर का करोड किसका बना होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर का करोड सिरका का बना होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का करोड सिरका का बना होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। और दोस्तों और इससे बाद वाली वीडियो में दोस्तों जल्द ही लाऊंगा। 10 तक प्रश्न बता चुका हूं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।